प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है 4th सेमेस्टर का क्लास जो है देख रहे थे बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का यूनिट नंबर 5, जो कि हमारा पेवमेंट मटेरियल है, चैप्टर का नाम या यूनिट का नाम। और ये बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के न्यू सिलेबस के बेसिस पे हम लोग जो है क्लासेस यहाँ पे देख रहे थे। तो अब हम यहाँ पे टॉपिक आगे प्रोसीड करेंगे, स्टोन एग्रीगेट। तो जो स्टोन होता है या एग्रीगेट होता है, ये इनर्ट ग्रैनुलर मटेरियल होता है, जो कि क्रश्ड स्टोन हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है, स्लैग हो सकता है, जो कि यूज किया जाता है रोड में या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में। ये कंसिस्ट करता है 90 से 95% पेवमेंट मिक्सचर्स बाय वेट, है ना। पेवमेंट मिक्सचर्स में बाय वेट 90 से 95% हमारा स्टोन एग्रीगेट्स होते हैं, जो कि क्रश्ड स्टोन हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, सैंड हो सकता है, स्लैग हो सकता है। और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट या थ्रू द पेमेंट, यानी पेमेंट को स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है। फंक्शन ऑफ एग्रीगेट, फंक्शंस ऑफ एग्रीगेट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एग्रीगेट जो है फॉर्म करता है लोड बियरिंग को, है ना, लोड बियरिंग को, ताकि जो भी ट्रैफिक लोड है उसको प्रॉपर तरीके से रेसिस्ट या रेसिस्ट कर सके। इसके अलावा रेसिस्ट करता है वियर एंड टियर को, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है अगर वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है तब, ठीक है, क्योंकि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट जो है डिफॉर्मेशन को रिड्यूस करता है। जब डिफॉर्मेशंस कम होगा तो पेवमेंट का स्टेबिलिटी हमारा ज़्यादा होगा। प्रोवाइड करता है ड्रेनेज फैसिलिटीज, पुअरली प्रॉपर अगर ग्रेडेड एग्रीगेट्स होगा तो जो वाटर को ड्रेन आउट करना होता है वो आसानी से हो जाएगा, और जब आसानी से ड्रेन आउट हो जाएगा तो वाटर एक्युमुलेशन अगर पेवमेंट पे हो रहा है तो वो हमारा नहीं हो पाएगा। रिड्यूस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होता है अगर एग्रीगेट इकोनॉमिकल मटेरियल के तौर पे होता है, क्योंकि ये क्वांटिटीज एक्सपेंसिव वेंडर रिक्वायर्ड होता है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, कम पैसे में मिल रहा है, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है कम हो जाएगा। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए रोड एग्रीगेट का? हाई स्ट्रेंथ होना चाहिए, हार्डनेस होना चाहिए, टफनेस होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए और एंगुलर शेप होना चाहिए। लो वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, क्लीनिनेस होना चाहिए, यानी उसमें कोई क्ले, डस्ट या ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं एग्रीगेट पे? तो सबसे पहला टेस्ट होता है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, इसमें जो है एग्रीगेट का रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करते हैं टू क्रशिंग अंडर ग्रेजुअल अप्लाइड कंप्रेसिव लोड के। ये प्रिंसिपल जो है, यानी जो सिद्धांत है वो ये है कि सैंपल ऑफ एग्रीगेट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड एंड परसेंटेज ऑफ फाइन प्रोड्यूस्ड इज डिटरमाइंड। जो फाइन प्रोड्यूस्ड होगा परसेंटेज में वो हमारा निकलेगा, यानी एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ फाइन पासिंग 2.36 mm सीव। यानी जब क्रश करेंगे कंप्रेसिव लोड लगा के तो फाइन पाउडर बनेगा। फाइन पाउडर को जो है हम सीव लेंगे और उसको चालेंगे। कितने के सीव होगा? 2.36 सीव्स mm का। तो उससे जो भी पास हो जाएगा उसको हम फाइन को एक कंटेनर में लेकर उसको वेट करेंगे, और जो टोटल सैंपल का वेट था वो ले लेंगे। तो दोनों को जब रेशियो निकालेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके तो हमें एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगा।
एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यूज और उसके क्वालिटीज अगर लेस देन 30 है तो एक्सीलेंट है, 30 से 40 है तो गुड है, और 40 से ज्यादा अगर एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू आ रहा है तो वो पुअर होगा। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि लो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट को, और यूज किया जाता है फॉर सिलेक्टिंग एग्रीगेट फॉर पेमेंट लेयर। इसका टिपिकल रिक्वायरमेंट होता है कि बियरिंग कोर्स जो है ना, बियरिंग कोर्स के लिए जो क्रशिंग वैल्यू है एग्रीगेट का लेस देन इक्वल टू 30%, और अगर बेस कोर्स के लिए हम यूज कर रहे हैं क्रशिंग एग्रीगेट का तो उस कंडीशन में एग्रीगेट का क्रशिंग वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 45% होना चाहिए। दूसरा जो टेस्ट है एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट, इसमें हम टफनेस जो है एग्रीगेट का कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं अगेंस्ट सर्टेन इंपैक्ट लोड के, अगेंस्ट सर्टेन इंपैक्ट लोड के। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत देखें तो स्टैंडर्ड हैमर जो है रिपीटेडली फॉल किया जाता है एग्रीगेट सैंपल के ऊपर, एंड परसेंटेज ऑफ फाइन जो प्रोड्यूस हो जाता है उसको मेजर करते हैं, यानी वेट ऑफ फाइन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सैंपल वेट इनटू 100, तो ये आएगा हमारा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू इन द टर्म ऑफ परसेंटेज और एग्रीगेट क्वालिटी। लेस देन 10 है तो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग, 10 से 20 है तो स्ट्रॉन्ग, 20 से 30 है तो सेटिस्फैक्ट्री, और 30 से ज्यादा है तो वीक होगा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेजर करता है रेजिस्टेंस टू शॉक एंड इम्पैक्ट। इसका इंपॉर्टेंट होता है फॉर रोड सब्जेक्टेड टू हैवी ट्रैफिक, इंपॉर्टेंट होता है फॉर रोड्स सब्जेक्टेड टू हैवी ट्रैफिक। जो टिपिकल रिक्वायरमेंट है वो होता है सरफेस कोर्स। वो क्या होता है? सरफेस कोर्स, जो कि हमारा एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू जो है सरफेस कोर्स के लिए लेस देन इक्वल टू 30% और बेस कोर्स के लिए एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45% होता है। तीसरा है लॉस एंगल्स एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंगल्स एब्रेशन टेस्ट, इसमें जो है डिटरमाइन करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट को, जो एब्जॉर्प्शन होता है, बियर होता है, ग्राइंडिंग एक्शंस होता है। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत क्या है? एग्रीगेट्स एंड स्टील बॉल्स जो होता है वो प्लेस किया जाता है इन रोटेटिंग ड्रम में। किसमें? रोटेटिंग ड्रम में। जो एब्रेशन होता है वो काउज होता है बाय रोटेशन प्रोड्यूस्ड बियर विच इज मेजर्ड, जो कि मेजर किया जाता है। जो लॉस एंगल्स एब्रेशन वैल्यू है उसको निकाला जाता है ओरिजिनल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेट, तो ये होता है इनटू 100। तो LAAV यानी लॉस एंगल्स एब्रेशन वैल्यू। अगर लॉस एंगल एब्रेशन वैल्यू जो है परसेंटेज में लेस देन 20 है तो उसका क्वालिटी आएगा एक्सीलेंट, 20 से 30 है तो गुड, 30 से 40 है तो फेयर, एंड 40 से ज्यादा है तो पुअर जो है हमारा होगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंडिकेट करता है वियर रेजिस्टेंस को। लोअर वैल्यू का मतलब होता है कि ड्यूरेबिलिटी हमारा अच्छा होगा, यानी लॉस एंगल्स एब्रेशन वैल्यू अगर कम है तो ड्यूरेबिलिटी जो है हमारा एग्रीगेट का ज्यादा मिलेगा। बियरिंग कोर्स के लिए हमारा जो लॉस एंगल्स एब्रेशन वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 30% होता है, और बेस कोर्स के लिए लेस देन इक्वल टू 50% होता है। लेस देन इक्वल टू 50% जो है हमारा होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका शेप टेस्ट, माने जो एग्रीगेट है उसका शेप कैसा है, गोल है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है वो। तो जो शेप ऑफ एग्रीगेट होता है वो अफेक्ट करता है पेमेंट स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी को। तो इसमें शेप टेस्ट के लिए सबसे पहला होता है फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट।
फ्लैकीनेस इंडेक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि जो फ्लैकी एग्रीगेट होता है, एक ऐसा एग्रीगेट जिसका थिकनेस जो है लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज, तो वो कहलाता है फ्लैकी एग्रीगेट। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल वेट इनटू 100। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर एक्सेस फ्लैकी पार्टिकल्स है तो जो पेवमेंट का स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा और इंक्रीज करेगा ब्रेकेज को ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन। टिपिकल लिमिट क्या है? फ्लैकीनेस इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 25 से 30%। फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू होगा 25 से 30%। इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, इलोंगेशन इंडेक्स टेस्ट, इलोंगेटेड एग्रीगेट जो है, इलोंगेटेड एग्रीगेट वो ऐसा एग्रीगेट होता है जिसका लेंथ जो है ग्रेटर देन हो 1.8 टाइम्स ऑफ इट्स मीन साइज के। तो इलोंगेशन इंडेक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल वेट इनटू 100। अगर बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड पार्टिकल है तो जो स्टेबिलिटी है पेवमेंट का जो स्टेबिलिटी है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब इलोंगेटेड पार्टिकल्स हमारा होगा एग्रीगेट तो उसको कॉम्पैक्ट करना भी एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है कॉम्पैक्ट करना। तो इसका जो लिमिटिंग है कि इलोंगेशन इंडेक्स जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा 25 से 30%। कंबाइंड शेप इंडेक्स अगर हम देखें तो शेप इंडेक्स इज इक्वल टू फ्लैकी इंडेक्स प्लस फ्लैकीनेस इंडेक्स प्लस इलोंगेशन इंडेक्स। तो फ्लैकीनेस इंडेक्स प्लस इलोंगेशन इंडेक्स ये दोनों का सम 35% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे बराबर या उससे छोटा ही होगा अगर हमें रोड का एग्रीगेट का क्वालिटी अच्छा रखना है तब। कंपैरिजन अगर हम देखें एग्रीगेट टेस्ट के बारे में तो क्रशिंग वैल्यू टेस्ट जो है स्ट्रेंथ को मेजर करता है और हमें लो क्रशिंग वैल्यू की जरूरत पड़ती है। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट ये टफनेस को चेक करता है और इम्पैक्ट वैल्यू जो है ये भी हमें कम चाहिए। लॉस एंगल सेपरेशन टेस्ट बियर रेजिस्टेंस को चेक करता है और ये भी हमें कम वैल्यू चाहिए। फ्लैकीनेस इंडेक्स जो है पार्टिकल शेप, इलोंगेशन इंडेक्स ये भी पार्टिकल शेप को मेजर करता है। फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स ये भी हमें कम चाहिए, मतलब वैल्यू जो है डिजायर्ड जो वैल्यू है वो कम चाहिए। जितना कम रहेगा उतना ही बेहतर और बेटर होगा हमारे लिए। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें एग्रीगेट का इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, पेवमेंट कंस्ट्रक्शंस में इंपॉर्टेंस देखें एग्रीगेट का तो वो आता है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में यूज किया जाता है इन सब बेस, बेस कोर्स और बिटुमिनस लेयर। ये प्रोवाइड करता है लोड डिस्ट्रीब्यूशंस को और स्टेबिलिटी को। रिजिड पेवमेंट जो कि यूज किया जाता है इन सीमेंट कंक्रीट और इसका जो स्ट्रेंथ और जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो अच्छा होता है, ये इम्प्रूव होता है। तो ये हमारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट में हम देखें कि एग्रीगेट का कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो भी हमने टॉपिक्स आपको डिस्कस किया, आई होप कि ये टॉपिक्स आपको क्लियरली यहाँ तक जो है समझ में आया होगा, है ना? क्लियरली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।